नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल NCERT ग्रामर एंड जीके पर। देखिए, बोर्ड परीक्षाएं और जो भी लोकल परीक्षाएं हैं वो भी नज़दीक हैं और हम जो संस्कृत व्याकरण हैं इसके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, तो बोर्ड परीक्षा में जो पिछले वर्षों से जो भी प्रश्न आ रहे हैं हम उनका रिवीजन कर रहे हैं और जो भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आने की संभावना है उन प्रश्नों का हम यहाँ पर हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और कमेंट में बताएं कि आपके कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया था, तो उस प्रश्न के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्नों को आप बार बार पढ़ें। मैं गारंटी लेता हूं कि ये इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये प्रश्न बहुत पहले भी आ चुके हैं और ये जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनका रिवीजन करें, एक दो बार इन वीडियो को पढ़ें और इनसे बाहर मैं ये कहता हूं कि कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो चलते हैं, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखिए, संधि से संबंधित प्रश्न है। पहले, उचितम विकल्पम चित्पा लिखतः, उचित विकल्प को चुनना है आपको। पहला प्रश्न है, महेंद्र इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। एक छात्रों ध्यान रखना है, आपको जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्रों को जो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उस प्रश्नों को समझना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी वे जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर गलत कर लेते हैं। देखिए, कोई प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जैसे महेंद्रम इतस्मिन् पदे, जैसे महेंद्र का संधि विच्छेद कर रहे हैं और यहाँ पर अस्ति की जगह नास्ति लिख लिया कि इसमें से नहीं है या है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से प्रश्न को समझना है। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि महेंद्र पद में संधि कौन सी है। तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है। क्या उत्तर होगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। गुण संधि को मैंने बताया था कि अ या आ के बाद में ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और अ या आ के बाद में अगर उ या बड़ा उ आए तो क्या बन जाता है? ओ। देखिए, सबसे अगर शॉर्ट में समझे तो अगर प्रश्न का आपको उत्तर ऐसे निकालना है जैसे आपको संधि विच्छेद नहीं आ रहा है, तो केवल ये पहचान आप देख लेना कि जब इस प्रकार से जो प्रश्न आता है, जब ए या ओ की मात्रा वाला है तो आप सीधा आपको क्या बताना है? गुण संधि बताना है। अगर वही प्रश्न में आई या औ का प्रश्न, औ का शब्द दिख रहा है तो आपको क्या बताना है? वृद्धि संधि। यानी ए तथा ओ तो आपको बताना है गुण संधि, और आई तथा औ आए तो आपको क्या बताना है? वृद्धि संधि बताना है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निस प्लस छल इतस्य संधि अस्ति। तो इसका संधि क्या होगा? निस प्लस छल का निश्छल, निश्छल, निश्छल और निश्छल। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा द निश्छल हो जाएगा। ठीक है। और ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। निस प्लस छल, निश्चल व्यंजन संधि है। ठीक है। छात्रों ध्यान से प्रश्नों को समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न, दिग्गज इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। दिग्गजः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। कौन सी संधि है इसमें? दिग्गज में विसर्ग संधि, गुण संधि, सॉरी व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। तो दिग्गज में आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि।
और व्यंजन संधि होगी इसको, और इसका संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज। ठीक है, और ये व्यंजन संधि है। चौथा प्रश्न है विसर्ग संधि अस्ति। विसर्ग संधि अस्ति यानी इसमें विसर्ग संधि कौन सी है? राजेश, नमस्ते, पवन या सदाचार। तो विसर्ग संधि इसमें आपकी है नमस्ते। क्या है? नमस्ते आपकी विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद होता है नमः प्लस ते। ठीक है, और अन्य के बारे में बात करें तो राजेश क्या होगा? गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि। मैंने बताया था गुण संधि का क्या, ये देखो एक ही मात्रा है। ठीक है, पवन अब आ रहा है इसमें, ये अयादी संधि है। क्या है? अयादी संधि। सदाचार, सत प्लस आचार, ये आपका है व्यंजन संधि। क्या संधि है? व्यंजन संधि। तो नमस्ते विसर्ग संधि है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि क्या है? नमस्ते। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये समाज से संबंधित प्रश्न है, और समाज के जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कम से कम 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल देखें। प्रश्न है राम लक्ष्मणो इतस्मिन् पदे समास अस्ति। राम लक्ष्मणों में समास कौन सा है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? इसमें होगा आपका द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। राम च लक्ष्मण च, तो ये आपका द्वंद्व समास इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कार्य कुशल इतस्मिन् पदे समास अस्ति। कार्य कुशल इतस्मिन् पदे समास अस्ति। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। देखिए, तत्पुरुष समास को अगर आपको समझना है तो विभक्तियों का ज्ञान होना जरूरी है, और ये कारक का भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर कारक और शब्द रूप आपको आ रहे हैं तो तत्पुरुष समास आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर बात करें कार्य कुशल, तो क्या हम अगर हिंदी में बोले तो इसका क्या होता है? कार्य में कुशल। क्या होता है? कार्य में कुशल। और में और पर के लिए कौन सा कारक है? अधिकरण, सप्तमी विभक्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष। कार्य कुशल, इसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगा कार्य में, कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए छात्रों, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये प्रश्न था, हमें समझ में नहीं आया, और ये उत्तर है, ये उत्तर किस प्रकार से इसका उत्तर है ये, तो मैं उसे अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो द्विगु समास का उदाहरण है उपगंगम, त्रिभुवनम, प्रतिदिनम, दशानन। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ब हो जाएगा आपका राइट, त्रिभुवन। द्विगु समास की पहचान मैंने आपको बताया था कि शब्द के आगे अगर आपको संख्या दिखे, ठीक है, देखिए त्रि यानी संख्या है, तीन भुवनों का समूह, तो इस प्रकार का जो समास होता है वह द्विगु समास होता है। और अन्य की बात अगर हम करें तो उपगंगम ये अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास है, और दशानन यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पर त्रिभुवन होगा। और द्विगु समास की पहचान मैंने बताई कि शब्द के आगे अगर आपको संख्या दिखे तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। चौथा प्रश्न, अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग कौन सा है? यत्र, तत्र, यदा या प्र।
कौन सा उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग होते हैं और मैंने पिछले वीडियो में उपसर्ग आपको पढ़ाया भी था, 22 उपसर्ग। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द प्र क्या है? उपसर्ग हैं। अगर इन सब की बात करें तो ये क्या है? अव्यय हैं। क्या है? अव्यय भी मैंने बताए थे और अव्यय को हम ध्यान में रखना है कि कौन कौन से अव्यय हैं। 3-4 प्रश्न इनके बारे में भी पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग हैं। अधिकारः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार शब्द में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अपि, अति, अधि या अभि। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सभी को आता होगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा अधि। अधि क्या है? उपसर्ग है। इसमें ध्यान रखना है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। आगे प्रश्न और देखते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखतः प्रश्न धातु से संबंधित है। द्रक्ष्यति इतस्मिन् पदे धातु अस्ति। धातु जो कि क्रिया का मूल रूप होता है, आपको यह बताना है कि द्रक्ष्यति इस पद में धातु कौन सा है? द्रक्ष धातु, दृश्य धातु, दा धातु या रक्ष धातु। तो इसमें कौन सा धातु है? इसमें होगा आपका राइट ब, दृश्य धातु। क्या है? दृश्य धातु। और इसके रूप अगर देखिए रूप इनके कैसे चलते हैं, धातु रूप। ये आपका लिट लकार है। कौन सा है? लिट लकार भविष्य काल है। ठीक है। और जो अन्य काल के जो चलते हैं वह पश्य के रूप में चलते हैं। पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। और जो भविष्य काल जो लिट लकार है वह दृश्य धातु से ही चलता है। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, इस प्रकार से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये आपको अगर प्रश्न आ जाए कि दृश्य धातु का वर्तमान काल यानी लट लकार के रूप बताने हैं तो वह इस प्रकार से चलेगा, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। छात्रों ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, गमिष्यति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति। गमिष्यति में कौन सा लकार है? लिट लकार, लट लकार, लोट लकार या लंग लकार? सभी को आना चाहिए ये प्रश्न, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अ, लिट लकार है, भविष्य काल है। लिट लकार का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। और इसका गमिष्यति का उत्तर क्या हो जाएगा? लिट लकार। और तो धातु से संबंधित प्रश्न थे ये, लिट लकार होगा गमिष्यति में। आगे चलते हैं। धातु से संबंधित प्रश्न है ये भी। भवेयु, भवेयु इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। भवेयु में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भवेयु में आपका उत्तर होगा बहुवचन। क्या है? बहुवचन। और इसका लकार पूछे तो क्या होगा? लोट लकार, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है ये। भवेयु कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है। ठीक है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। भवेत, भवेताम, भवेयु। ठीक है ना, इस प्रकार से रूप चलते हैं इसके। अगला प्रश्न है, देखिए ये मैंने अभी बताया था आपको, दृश्य धातु का है ये। पश्यसि इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। पश्यसि में कौन सा पुरुष है? प्रथम, मध्यम, उत्तम या अन्य पुरुष? कौन सा पुरुष है? इसका उत्तर होगा आपका ब, मध्यम पुरुष है। और वचन की बात करें तो ये एक वचन है। प्रथम पुरुष होता है पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति।
और मध्यम पुरुष है पश्यसि, पश्यथ, पश्यथः। ठीक है, तो ये है मध्यम पुरुष है आपका। और मध्यम पुरुष में वचन की बात करें तो ये एक वचन है। धातु रूप, शब्द रूप संस्कृत विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्हें हमेशा याद रखें। हाँ, कुछ प्रत्यय से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। उचित विकल्प चित्वा लिखतः क्रीडित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो प्रत्यय कौन सा है क्रीडित्वा में? कत प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, कतवतु या कत्वा प्रत्यय। बहुत ही सिंपल है, सभी को आना चाहिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा द कत्वा प्रत्यय। क्या है? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। जब भी आपको त्वा दिख जाए तो आपको बताना है कत्वा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, सर्व प्लस त्रल इतस्मिन् पदम भविष्यति। तो त्रल जो प्रत्यय लगने से शब्द कौन सा बनेगा? सर्वम, सर्ववः, सर्वत्रः या सर्वलः। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर्वत्र। ठीक है ना। सर्व प्लस त्रल से कौन सा पद बन जाता है? सर्वत्र। ठीक है। आगे, बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बालिका में कौन सा प्रत्यय है? आप, जाप, ज्ञाप, टाप। ये टाप प्रत्यय है बालिका में। टाप प्रत्यय ये स्त्री प्रत्यय है। जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना हो तो हमें स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ता है। बालक में टाप प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाता है? बालिका। टाप प्रत्यय है, ध्यान रखना है। जो पुल्लिंग शब्द है उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप देखिए, जैसे अज है, अज में टाप जुड़ा तो अजा बन जाता है। बालक में टाप जुड़ा तो बालिका बन गया। छात्र में जुड़ा तो छात्रा बन जाता है। तो जी पीछे आ का ध्यान रख लेना आप, और स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। कतवतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो कतवतु का उदाहरण कौन सा है? पठितवान, पठितव्यम, पठितुम, पठन्यम। कौन सा उदाहरण है इसमें? कतवतु कौन से धातु में जुड़ा हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा पठितवान। तो पठितवान में कतवतु पढ़ते हैं। पठितव्य में तव्यत पढ़ते हैं, इसमें तुमुन पढ़ते हैं और इसमें अन्यर पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पठितवान। आगे कुछ संबंध और ये जो संधि से संबंधित प्रश्न है। पुस्तकालय इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? गुण, यण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि। सिंपल सा है, पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। पुस्तक प्लस आलय क्या बन जाता है? पुस्तक प्लस आलय। अ और आ से क्या बन जाता है? आ बन जाता है, दीर्घ बन जाता है उसका। तो यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, ये दीर्घ संधि है। समान स्वरों का मेल जब आगे दीर्घ बन जाता है इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आगे प्रश्न है, तल्लीनः इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। तल्लीन में कौन सी संधि है? व्यंजन, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि या पूर्व रूप संधि। तो कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें संधि है आपके व्यंजन संधि। तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन। तो इसमें व्यंजन संधि है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रश्नों को थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं हम लोग। विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का है? छदानन, तल्लीन, प्रत्येक, मनोरथ। तो मनोरथ आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनः प्लस रथ। और ये व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है, और ये आपका यण संधि है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है?
द मनोरथ। तो मनोरथ आपको अगर प्रश्न में आ जाए तो आपको क्या बताना है, विसर्ग संधि, और इसका संधि विच्छेद होता है मनः प्लस रथ। ठीक है, और बाकी ये मैंने अभी तल्लीन का हमने अगले प्रश्न में पढ़ा, तत् प्लस लिन, छदानन, छठ प्लस आनन, प्रति प्लस एक। ठीक है, अगला प्रश्न है महा प्लस औषधि इतस्य संधि अस्ति। तो संधि का रूप बताना है महौषधि, महाऔषधि, प्रत्येक या महेषधि। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा महौषधि। सिंपल सा है, महा प्लस औषधि। देखो इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो आपके जो भी विकल्प हैं, चारों विकल्पों को पढ़ना है। देखिए जैसे प्रत्येक, आप देखिए कि प्रत्येक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर यहाँ कैसे लिखा हुआ है, महा और औषधि अलग अलग जैसे लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें ये संधि हुई नहीं है, तो ये भी गलती है। और महा प्लस औषधि लिखा हुआ है और महे लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और उत्तर आपका ये हो जाएगा महौषधि। ठीक है, और संधि कौन सी है, ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। अभी मैंने आपको पहले बताया था, पहचान कैसे कर लोगे, ये औ की मात्रा, औ की मात्रा देखते ही आपको क्या बताना है कि वृद्धि संधि है। आगे कुछ प्रश्न हैं थोड़े से जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो देखते हैं, या तो हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्न, और यहाँ तक ही आज पढ़ लेते हैं। अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें और एक दो बार इनको रिवीजन करें, तो इन प्रश्नों को आप समझ पाओगे। और जो भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताएं कि सर ये प्रश्न है हमें समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में मैं आपको व्याख्यात्मक रूप से समझाऊंगा। और अगला मैं वीडियो बनाऊं उसमें लगभग 15-20 प्रश्न मैं बताऊंगा आपको जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये जो आपकी तैयारी चल रही है, परीक्षाएं नज़दीक हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम है और जो लोकल परीक्षा है, और विशेषकर मैं आपको बताऊं कि ये जो संस्कृत जो व्याकरण है, ये आपके जो एमपी टेट, जो रेट का एग्जाम, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।